आज की क्लास हम लोग लेंगे न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, अब इस न्यूक्लिक एसिड के बारे में हम लोग को आज डिस्कस करना है। इस न्यूक्लिक एसिड को हम लोग हिंदी में भी न्यूक्लिक अम्ल या इसी को केंद्रकीय अम्ल भी कहते हैं। केंद्रकीय अम्ल भी कहते हैं। क्या होता है न्यूक्लिक एसिड? देखिए, ऐसा है कि आपके पास मैक्रोमोलेक्यूल्स, बहुत सारे मैक्रोमोलेक्यूल्स होते हैं। उस मैक्रोमोलेक्यूल्स में प्रोटीन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट्स भी होता है, लेकिन अगर आप मानेंगे तो सबसे बड़ा जो मैक्रोमोलेक्यूल्स होता है वो केंद्रकीय न्यूक्लिक अम्ल होता है। और ये न्यूक्लिक अम्ल केंद्रक में पाया जाता है। न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन ये दोनों के दोनों आपके जो है सूचनात्मक बृहद अणु बोले जाते हैं, न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन को, क्योंकि ये सूचना को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं। अब आते हैं, हम जब न्यूक्लिक अम्ल की बात करते हैं तो ये न्यूक्लिक अम्ल कहां पर, ये न्यूक्लिक अम्ल कहां पर पाया जाता है? ये हर कोशिका में पाया जाएगा। कोशिका के बाहर, कोशिका द्रव्य में भी होता है बच्चों, और कोशिका के केंद्रक में भी होता है। अब इस न्यूक्लिक अम्ल की अगर हम संरचना, तो ये कितने प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल होता है अगर ध्यान से देखेंगे तो एक को कहते हैं हम लोग डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या कहते हैं इसको? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? डीऑक्सी। एक को कहते हैं राइबोन्यूक्लिक अम्ल। ठीक है। अब इनकी संरचना, ये जो होते हैं मैक्रोमोलेक्यूल्स होते हैं, इनका एकल ये किसकी इकाई से बने होते हैं? ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल बनते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड से। राइबोन्यूक्लियोटाइड से ये बनते हैं डीऑक्सीराइबो। अब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड में तीन कंपोनेंट, तीन तत्व होते हैं, तीन अणु होते हैं। एक अणु को हम कहते हैं फास्फोरिक अम्ल। क्या कहते हैं इसको? फास्फोरिक अम्ल। और एक को कहते हैं शर्करा। और ये शर्करा जो होती है ना बच्चा, ये शर्करा जो होती है पंचकार्बनिक शर्करा होती है। और एक होता है नाइट्रोजन क्षार, इसको नाइट्रोजन बेस भी कहते हैं। ठीक। अब शर्करा जो होती है, ये दो प्रकार की शर्करा होती है। एक को हम कहते हैं डीऑक्सीराइबोस शर्करा। क्या कहते हैं? डीऑक्सीराइबोस शर्करा। एक को कहते हैं हम लोग राइबोस शर्करा, एक को हम कहते हैं राइबोस शर्करा। यहां पर नाइट्रोजन क्षार भी दो प्रकार के मिलते हैं। इस नाइट्रोजन क्षार के बारे में हम देखते हैं तो ये दो प्रकार के नाइट्रोजन क्षार हमको मिलते हैं। एक नाइट्रोजन क्षार को हम प्यूरिन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक नाइट्रोजन क्षार को हम प्यूरिन कहते हैं, और एक नाइट्रोजन क्षार को हम पिरिमिडिन कहते हैं।
पिरिमिडीन। अब ये समझ में आ गई डीऑक्सीराइबो शुगर फास्फोरिक अम्ल। फास्फोरिक अम्ल का सूत्र जो होता है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि फास्फोरिक अम्ल क्या होता है। फास्फोरिक अम्ल जो होता है अकार्बनिक अम्ल होता है। अकार्बनिक होता है, ये शर्करा जो होती है पंचकार्बन, ये पंचकार्बन शर्करा होती है। यानी इस शर्करा में जो कार्बन होते हैं उनकी कुल संख्या 5 होती है। यहाँ पर नाइट्रोजन क्षार जो है प्यूरिन और पिरिमिडीन, यह 2 प्रकार की शर्करा पाई जाती है। एक को हम डीऑक्सीराइबोस शर्करा कहते हैं और एक को हम राइबोस शर्करा कहते हैं। फास्फोरिक अम्ल अकार्बनिक अम्ल होता है। नाइट्रोजन क्षार पे आते हैं, ये प्यूरिन और पिरिमिडीन होता है। इसके बाद बच्चों जब हम आते हैं तो ये देखिए शर्करा, अब पंचकार्बन शर्करा और नाइट्रोजन क्षार, इनके बारे में जब हम बात करते हैं तो इसके आगे हम इनके बारे में हम बात करेंगे। अब आते हैं हम लोग कहां पे चलेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये शर्करा हो गई। अब शर्करा में पंचकार्बन शर्करा, इसका देखिए पंचकार्बन शर्करा, ये एक चक्रीय संरचना होती है। अब इस चक्रीय संरचना में यहां पर ये इनमें गिनती जो होती है वो दक्षिणावर्त होती है। दक्षिणावर्त का मतलब दाहिनी ओर, जैसे ये है हमारा, ये दाहिना हाथ है, हम ऐसे बोल रहे हैं, वैसे ही इनकी गिनती करते हैं 1 2 3 4 और ये 5। इसमें से 4 कार्बन जो है वह एक चक्रीय श्रृंखला में, जब 4 कार्बन एक चक्रीय श्रृंखला में होते हैं और एक ऑक्सीजन होता है, ऐसी शर्करा को हम कहते हैं फ्यूरानोज शर्करा। इसे कहते हैं फ्यूरानोज, फ्यूरानोज, इसको कहते हैं हम लोग फ्यूरानोज शर्करा। क्या कहते हैं इसको? शर्करा। इसको इंग्लिश में लिखना होगा तो ऐसे एफ से स्टार्ट होगा, इसको कहेंगे फ्यूरानोज। ये है फ्यूरानोज शर्करा बोली जाती है। देखिए 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, इसको कहते हैं पंचकार्बनीय शर्करा। अब पंचकार्बनीय शर्करा में और इसकी श्रृंखला, ये क्या है? चक्रीय संरचना है। इस चक्रीय संरचना में आप ये देख रहे हैं कि पहले नंबर पे कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा। आप इसमें देखिए इसका सूत्र क्या दिखाई पड़ रहा है। कार्बन की संख्या भी 5 है, हाइड्रोजन की संख्या 10 है और ऑक्सीजन की संख्या 5 है, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये जो शर्करा होती है उसको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। क्यों कहते हैं? जब एक कार्बन के साथ जल, और जल का रासायनिक नाम हाइड्रेट होता है। कार्बन धन हाइड्रेट इक्वल टू कार्बोहाइड्रेट। अगर हम कार्बन और हाइड्रेट को जोड़ देते हैं तो ही उसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। देखिए जितने जल के अणु होंगे उतने ही क्या होते हैं, कार्बन के अणु है। देखिए गिनती सही आ गई, कार्बन 5 है और ये जल H2O, अगर इसका सूत्र होता है H2O, तो अगर आप देखेंगे हाइड्रोजन इसके 10 होना चाहिए, ऑक्सीजन 5, ये क्या हो रहा है? ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अब ये इस शर्करा को हम कहते हैं राइबोज शर्करा। क्या कहते हैं इसको? राइबोज शर्करा ये कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? ये राइबोज शर्करा कहलाती है। अब डीऑक्सीराइबोज, ध्यान से जरा सुनिएगा, क्या नाम दिया? डीऑक्सीराइबोज शर्करा। अब डीऑक्सीराइबोज शर्करा अगर दे रहा है अगर ये डीऑक्सीराइबोज शर्करा दे रहा है तो आप ध्यान से देखिएगा, ये डीऑक्सीराइबोज नाम में ही सब कुछ छिप गया इसमें। देखिए नाम ही इसकी गुणवत्ता को, इसके गुण को बता दे रहा है। डीऑक्सी, डी का मतलब डिक्रीज, डिक्रीज का मतलब होता है न्यूनतम, यानी ऑक्सीजन की जहां पे न्यूनता हो पूर्ण रूप से या उस सूत्र का पालन नहीं कर पा रहा
दोनों की संरचना में आपको मिल क्या रहा है, दोनों की संरचना में आपको मिल क्या रहा है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसकी संरचना में आपको ये मिल रहा है, गिनती तो ऐसे ही करेंगे, दक्षिणावर्ती तरीके से हम गिनती करेंगे, यानी इसी को हम क्लॉकवाइज कहते हैं, सुई भी हमारी दक्षिणावर्त में घूमती है। तो ये दूसरे नंबर के कार्बन पे देखें ऑक्सीजन नहीं है, दूसरे नंबर के कार्बन पर ऑक्सीजन नहीं है और इसका जो सूत्र आ रहा है C5H10 और O4 आ रहा है। अब इसमें एक ऑक्सीजन की न्यूनता आ गई है, इस नाते हम इसको डीऑक्सीराइबोज शुगर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? डीऑक्सीराइबोज शुगर। क्लियर हो गई बात में बच्चा इतना? अब ये डीऑक्सीराइबोज शुगर कहते हैं, इसको हम डी ऑक्सी राइबोज शर्करा कहते हैं। अब ध्यान से देखिए, इसमें भी 5 कार्बन है ना, ये हो गया। अब इसी में यही कार्बन, ये पंच कार्बन जो चक्रीय शर्करा है, यही जो है नाइट्रोजन बेस के साथ जुड़ती है। अब हम आपके बाद इसके बाद हम आपको ले चलते हैं नाइट्रोजन बेस पे। चलिए आइए अब हम लोग नाइट्रोजन बेस पे चलते हैं। अब नाइट्रोजन बेस पे जब हम लोग चल रहे हैं तो हम बनाते हैं नाइट्रोजन बेस, जिसको हमने नाइट्रोजनी क्षार कहा था। अब नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजन क्षार की हम बात करते हैं। चलिए आइए, नाइट्रोजन क्षार हमने कितने प्रकार का पढ़ा था? 2 प्रकार का। एक को बनाते हैं जरा इसका डायग्राम। 2 प्रकार का हमने पढ़ा था। एक प्रकार जो हमारा होता है, ध्यान से देखिएगा, एक प्रकार हमारा कैसा होता है, हम ध्यान से देख रहे हैं कि एक प्रकार हमारा कैसा होता है, इसको ध्यान से हम देखते हैं। प्यूरिन, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको इंग्लिश में भी इसका नाम ऐसे लिख लीजिए, हेडिंग डाल दीजिए प्यूरिन, क्योंकि आगे भविष्य में आपको इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा। यहां पे चूंकि आपको समझने की हिंदी में भी लिख रहा हूं, लेकिन कहीं कहीं टर्मिनोलॉजी आपको इंग्लिश में भी लिखना है, जिससे आपको याद रहेगा, आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है। अब आपने प्यूरिन के बाद हम लिखते हैं यहां पे पिरिमिडीन। ये हो गया पिरिमिडीन। देखिए प्यूरिन जो होती है द्विचक्रीय संरचना होती है। प्यूरिन क्या होती है? द्विचक्रीय रचना होती है, द्विचक्रीय संरचना होती है और इसमें होती है, ठीक है, द्विचक्रीय संरचना होती है। इसमें एक जो चक्र होता है षटभुजीय पिरिमिडीन षटभुजी और एक पंचभुजी संरचना मिलकर, पंचभुजीय संरचना मिलकर प्यूरिन का निर्माण करते हैं। किसका? प्यूरिन का निर्माण करते हैं। और जब प्यूरिन में जब आती है जो एक पिरिमिडीन की रचना होती है, उसकी गिनती जब हम करते हैं तो वामावर्त दिशा में करते हैं, वामावर्त करते हैं। वामावर्त गिनती करने मतलब एंटी क्लॉकवाइज, यानी जो सुई की गति की दिशा होती है उसके विपरीत दिशा में ये गति करते हैं। ये समझ में बात आनी चाहिए। अब देखिए इसकी संरचना कैसे बनते हैं। ये आप एक रचना देख रहे हैं, षटभुजीय संरचना दिखाई पड़ रही है। अब षटभुजीय संरचना आपने देखी, यहां पर एक नाइट्रोजन यहां होता है और एक नाइट्रोजन यहां होता है। अब ये
रचना है, यहां पे कार्बन होगा और यहां पर भी कार्बन होगा, यहां पर भी कार्बन होगा और यहां पर भी कार्बन होगा। ठीक है, यहां पे हर जगह कार्बन होंगे। अब इसी बिंदु में एडिनिन NH3। अब इस रचना को हम ध्यान से देखते हैं, यहां पे ये और एक संरचना गिनती हमने कहा कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, वामावर्त दिशा में करते हैं। तो गिनती यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6। अब चूंकि देखिए इसी में जोड़ना होता है हमको, इसी में हमें जोड़ना भी होता है किसको, एक पंचभुजी। पंचभुजी जो संरचना की बात हम करते हैं उसमें क्या करते हैं हम, जो गिनती करते हैं वह दक्षिणावर्त दिशा से ऐसे जोड़ा। तो 1 2 3 4 5 6 आ गए। अब इसमें गिनती करनी तो क्लॉकवाइज करनी है, यानी दक्षिणावर्त दिशा में करनी है। तो ये 5 आएगा, तो यहां पे देखें क्या 6 हो गए थे, ये 7, इसकी गिनती 8 और इसकी गिनती 9। यहां पर एक हाइड्रोजन होगा और इसको बैलेंस करने के लिए यहां पे डबल बॉन्ड होगा। इसी को हम एडेनिन कह देते हैं। क्या कह देते हैं, इसी को हम एडेनिन कह देते हैं। क्या कह देते हैं, एडेनिन। ये आपका एडेनिन की संरचना होगी। ठीक है, देखिए एक प्यूरिन तो आपका ये हो गया। अब दूसरा प्यूरिन की बात हम करते हैं। जब हम दूसरे प्यूरिन की संरचना की बात करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। ये 2 प्यूरिन आपने देखे, ये 2 प्यूरिन। अब इन 2 प्यूरिन की संरचना हम फिर से कर रहे हैं। देखिए कार्बन, ये नाइट्रोजन और यहां पर डबल बॉन्ड। ठीक, यहां पर N और गिनती हमने कहा, देखिए ये षटभुजी संरचना है, ये पंचभुजी रचना है। षटभुजी संरचना में हमें जो गिनती करनी है वो वामावर्त दिशा से, यानी एंटी क्लॉकवाइज, जो सुई की दिशा की गति होती है उसके विपरीत दिशा में। तो गिनती ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5 6। लेकिन जो पंचभुजी रचना है, संरचना है, यहां पर देखिए इसमें गिनती यहां से करेंगे 7 8 9। ये देखिए 9। अब आप देख रहे हैं पहले और तीसरे नंबर, 7वें और 9वें नंबर पे नाइट्रोजन है, इसीलिए इसको हम नाइट्रोजन क्षार कहते हैं, या नाइट्रोजनी क्षार कहते हैं, या नाइट्रोजन बेस कहते हैं। तो एक आपका हो गया यहां पर एडेनिन। एडेनिन को अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं आप ऐसे, एडेनिन। और इसे कहते हैं ग्वानीन। अब ये ग्वानीन है बच्चा, ग्वानीन को अंग्रेजी में ऐसे ग्वानीन, ये ग्वानीन लिख लिया आपने। तो एडेनिन और ग्वानीन ये 2 आपकी रचना होती है, जिसको हम प्यूरिन कहते हैं। अब इसके बाद जो दूसरी रचना आ रही है जिसको हम पाइरिमिडीन कहते हैं। अब पाइरिमिडीन की जो संरचना होती है, इनमें 3 तत्व आते हैं, इसमें 3 संरचना आती है। पिरामिड में 3 संरचना कौन कौन सी आती है, एक को हम कहते हैं थायमीन, एक को कहते हैं हम यूरेसिल,
साइटोसिन, ये ध्यान से रखिएगा, थायमिडीन, यूरेसिल और साइटोसिन, ये आपके तीन आते हैं। ये जो होता है षटभुजी संरचना होती है, एक ही सिंगल, इसमें एक ही षटभुजी संरचना होती है। और इनमें जो गिनती हम करते हैं वो हम दक्षिणावर्त करते हैं। इसमें गिनती हम क्या करते हैं? दक्षिणावर्त करते हैं। देखिए एक चीज और, हम थायमिन की संरचना ये बना है। अब ये थायमिन की जो संरचना बन रही है, यहां पर नाइट्रोजन हमेशा यहां पे आएगा, एक नाइट्रोजन आपका यहां आएगा और 4 जगह आपके कार्बन रहेंगे, ये बना लिया। अब इस नाइट्रोजन के साथ यहां पर हाइड्रोजन भी होगा, यहां पर हाइड्रोजन होगा, यहां पर ऑक्सीजन होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन। यहां पर एक CH3 होता है और यहां पर हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड बनाते हैं। हमने यहां पे बोला एक बॉन्ड आपका, ये नाइट्रोजन हो गया, स्थिति ये बन गई आपकी। यहां पर एक समझना, आप देख रहे हैं, हमने कहा इसमें गिनती, और गिनती कहां से करेंगे? जहां से नाइट्रोजन होगा। नाइट्रोजन या तो यहां से है या तो यहां से है। ये एकम संरचना है, इसमें गिनती जो करते हैं वह दक्षिणावर्ती करेंगे। अब जब दक्षिणावर्ती का मतलब हो गया क्लॉकवाइज। अब बच्चा जब क्लॉकवाइज करेंगे तो सुई तो ऐसे घूमती है ना, तो पहले नंबर पे तो नाइट्रोजन ये बोला जाएगा 1 2 3, तो यहां से 1 2 3 4 और 5 और ये 6। ठीक है। अगर इसका IUPAC नामकरण, IUPAC पद्धति में इसका नामकरण करेंगे तो ये होगा 5 मिथाइल पिरिमिडीन होगा, 5 मिथाइल यूरेसिल। अब देखिए ये हो गया आपका थायमीन की संरचना। किसकी रचना है? ये थायमीन है। क्या बच्चा ये थायमीन है। ठीक। अब इस थायमीन के बाद ये यूरेसिल की रचना में ध्यान से देखेंगे आप लोग, तो ये यूरेसिल की रचना आ रही है। यूरेसिल की रचना और थायमीन की संरचना में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है। हम यूरेसिल की संरचना में यहाँ पे मिथाइल ग्रुप था थायमीन में, यूरेसिल में यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिर्फ हाइड्रोजन होगा मिथाइल की जगह पे। ठीक है। और सारी कंडीशन बिल्कुल वैसे ही होगी। आपको इससे क्या हो जाएगा बच्चा? इससे आपको ये याद हो जा रहा है किसकी क्या पोजीशन है। यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आपने लगा दिया या OH कर दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे ये हाइड्रोजन। गिनती इसकी भी 1 2 3 4 5 6। देखिए थायमीन और यूरेसिल की संरचना में कोई बहुत ज्यादा अंतर आपको नहीं लग रहा है। अब हम आते हैं, अगर इधर का हो गया हो तो हम लोग इसको रख करके हम साइटोसिन की संरचना बनाते हैं। साइटोसिन में सिर्फ ज्यादा कुछ अंतर नहीं होता। साइटोसिन और थायमीन की संरचना में ज्यादा कुछ अंतर नहीं होता है। करना क्या है? देखिए यहां पर यहां पर नाइट्रोजन, यहां पर एमाइनो ग्रुप, यहां पे नाइट्रोजन, यहां पे C डबल बॉन्ड O, यहां पे आपका नाइट्रोजन, यहां पे CH, यहां पे CH। ये संरचना बन गई। अगर ये बन गई, अब इसकी भी गिनती 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते हैं। अब इस गिनती पे इसका नाम क्या रखेंगे हम लोग? साइटोसिन। क्या रखेंगे हम लोग? साइटोसिन। तो बच्चा आज हमने आपको नाइट्रोजन बेस और ये सारी चीजें बता दी। तो अब पेंटोस शुगर भी बता दी, यानी पंचकार्बनिक शर्करा का रस की संरचना, और आपकी पिरिमिडीन और प्यूरिन्स की संरचना बता दी। इसके बाद अब इस संरचना की आवश्यकता इसलिए होता है क्योंकि आपके नीट में ये एग्जाम में पूछा जा सकता है बच्चा कि जो एन ग्लाइकोसाइडिक बांड यानी पंचकार्बनिक शर्करा के किस कार्बन के साथ नाइट्रोजन बेस के किस
नंबर के नाइट्रोजन के साथ एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है। अगर हमको ये क्लियर करना है तो इसकी संरचना का अध्ययन हमें करना होगा। एक और भी पॉइंट है जिसमें आप अध्ययन करते हैं कि पंच शर्करा में पंच कार्बन शर्करा और एडेनिन या थाइमिन के एडेनिन के साथ या थाइमिन के साथ यह दो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं जो दूसरा पैरेलल का आता है। इसी तरीके से ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ बनते हैं, ये प्रश्न अभी तक पूछा तो नहीं गया है, लेकिन अगर हमें संरचना याद है तो ऐसा प्रश्न अगर कभी आता है तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो इसलिए इसकी संरचना को समझाना बहुत आवश्यक था। आपने 11th में भी इसको पढ़ा था, ठीक है। और आज का टॉपिक हम यहीं पे इतना ही खत्म करते हैं। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे चलेंगे। चलिए जी, थैंक यू।